जय हिंद एवरीवन। तो आज का जो लेक्चर है वो है रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो लेक्चर है दिस इज एन कंटिन्यूएशन टू लेक्चर सीरीज ऑन फिजिकल फाउंडेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें हम फ्री एनर्जी चेंजेस के बारे में आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी चेंज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये बायो एनर्जेटिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है। तो आप लोग आप +1 +2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आप लोगों को पता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है दैट इज अ स्टेट इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, जैसे दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फ्यू रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो इसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाता है टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट केमिकल इक्विलिब्रियम। जब केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो है उनका जो रेट है वो बराबर हो जाता है, यानी कि एट केमिकल इक्विलिब्रियम देयर विल बी नो नेट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जब रिएक्शन की शुरुआत होती है तो उसमें रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन निल होती है। लेकिन जब रिएक्शन शुरू होता है तो धीरे धीरे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक और फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट्स ठीक ठाक अमाउंट में बन जाते हैं तो उसके बाद प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स बनने लगते हैं। लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में फर्दर कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, उस स्टेज को कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी जब किसी रिएक्शन का केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है तो उसमें देयर इज नो नेट चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो वो जितना बन गया, जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए और जितने भी प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो गए, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में वो रुक जाते हैं, वो उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे, और उसमें कोई फर्दर नेट चेंज नहीं होता। रिएक्शन होता रहता है, वो कंटिन्यू होता रहता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनते हैं, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उसमें कोई चेंज नहीं होता। दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, so what is equilibrium constant? So the tendency of a chemical reaction to go to completion can be expressed as an equilibrium constant. तो equilibrium constant जो है उसको हम मेजर करते हैं ये देखने के लिए कि कोई केमिकल रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि कंप्लीशन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, उसकी टेंडेंसी क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन देखते हैं जिसमें कि A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। ठीक है, तो जो क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इस रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें बताएगा कि ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं, इसकी टेंडेंसी क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की। ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या टेंडेंसी है। ठीक है, ये के इक्विलिब्रियम बताता है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम क्या है, वो है concentration of products at equilibrium divided by concentration of reactants at equilibrium। यानी कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसका जब के इक्विलिब्रियम स्टेट आएगी, सॉरी इसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट जब आएगी तब जो भी प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी दैट डिवाइडेड बाय जो भी रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर बहुत लार्ज होती है, ठीक है, दैट मीन्स के रिएक्शन tends to proceed until the reactants are almost completely converted to the products। यानी कि अब देख सकते हो कि जो प्रोडक्ट्स है के इक्विलिब्रियम लार्ज कब होगा, तब होगा ना जब ये जो न्यूमरेटर है वो उसकी वैल्यू हाई होगी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है, ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम जो है वो ज़्यादा होता है। तो लार्ज के इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड करेगा जब जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर।
तो अब आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जो जे विलियर्ड गिब्स थे उन्होंने हमें ये रिलेशनशिप दिया था। तो उन्होंने कहा कि डेल्टा जी दैट इज एक्चुअल फ्री एनर्जी चेंज इक्वल्स standard free energy change plus R is gas constant, T is absolute temperature, log to the base 2, initial concentrations of products divided by initial concentrations of reactants. तो अब क्या होता है कि at equilibrium डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो 0 होती है, ठीक है, बिकॉज डेल्टा जी क्या है, इट इज़ द मेजर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब कोई सिस्टम है या कोई रिएक्शन है जब अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट से दूर होता है तब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, बट एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, ठीक है, बिकॉज व्हेन अ रिएक्शन हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम नो नेट ड्राइविंग फोर्स रिमेन्स एंड इट कैन डू नो वर्क। सो इन दैट केस जो कॉन्सेंट्रेशंस होती है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो भी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इसकी जगह पे हम ये डाल सकते हैं, ठीक है, concentrations of products at equilibrium divided by concentrations of reactants at equilibrium, ठीक है, और डेल्टा जी को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 से। तो जो डेल्टा जी नॉट की का जो रिलेशनशिप आता है वो ये आता है, ठीक है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग टू द बेस 2 के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्योंकि इसकी जगह पे हम के इक्विलिब्रियम डाल सकते हैं, ठीक है, सो यू कैन सब्स्टिट्यूट और you will see that this relationship would come. तो अब इसमें क्या है कि there is a direct relationship between delta G naught and you can see the relationship between delta G naught and K equilibrium. तो अब इसमें क्या है कि जब K equilibrium की वैल्यू 1 से कहीं ज़्यादा होती है तब डेल्टा G naught जो है वो लार्ज होता है और नेगेटिव होता है। Similarly, when K equilibrium is much less than 1, the value of delta G naught is large and positive. तो चलिए इसको अच्छे से समझने के लिए ये रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर वेयर 2H2O स्प्लिट्स इनटू 2H2 प्लस O2। तो ये जो रिएक्शन है इसका K कांस्टेंट हमको पता है, दैट इज 1 × 10⁻⁻14, ठीक है, और आर जो गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी होती है 8.32 जूल्स पर मोल पर किलो। कंसीडरिंग द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज 298 केल्विन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज को जब हम यहाँ डालेंगे इस फॉर्मूला में तो हम डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, वी गेट दिस वैल्यू 79.9 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है 79.9 किलो जूल्स पर मोल। सो एज यू कैन सी कि जो केसी है इस रिएक्शन का वो क्या है 1 × 10⁻⁻14 और जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है वो है 79.9 किलो जूल्स पर। तो जैसा आप देख सकते हो कि जो केसी की वैल्यू है वो है 1 × 10⁻⁻14 यानी कि मच लेस देन 1, ठीक है, और वहीं पे जो डेल्टा जी की वैल्यू है दैट इज लार्ज एंड पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या बताता है, by looking at these two values we can say that this reaction is a endothermic reaction, this is an unfavorable reaction, this is a non-spontaneous reaction. इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो जो टेंडेंसी है इस रिएक्शन की टुवर्ड्स कंप्लीशन इज वेरी वेरी लो, ठीक है। ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसकी जो टेंडेंसी है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा ये बहुत बहुत कम है, ठीक है। तो बाय लुकिंग एट द वैल्यूज ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी नॉट, इन वैल्यूज को देख के हम बता देते हैं कि जो रिएक्शन है वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कंप्लीशन की तरफ मूव करेगा कि नहीं करेगा, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट नोट हियर, the thermodynamic constants such as delta G naught and KEQ show where the final equilibrium for a reaction lies, but tell us nothing about how fast that equilibrium will be reached. तो डेल्टा जी नॉट और के इक्विलिब्रियम की जो वैल्यूज़ हैं ये हमें ये तो बताती हैं कि जो रिएक्शन है वो उसकी टेंडेंसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कितनी है, रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ होगा या नहीं होगा, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता है कि कितना फास्ट वो इक्विलिब्रियम जो है वो रीच होगा,
कितना फास्ट जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बनेगा, ये हमें ये वैल्यूज़ नहीं बताती हैं। ठीक है, तो कोई जो रिएक्शंस हैं जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है, फेवरेबल होते हैं, लेकिन उनको होने में कई बार कई घंटे, कई दिन, कई महीने, कई साल, हज़ारों साल भी लग सकते हैं। ठीक है, किसी भी फेवरेबल रिएक्शन को होने में, जिसका कि डेल्टा जी नॉट जो है दैट इज़ वेरी वेरी लार्ज एंड नेगेटिव, एंड डेल्टा और जो ए के ए क्यू है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है, तो भी उन रिएक्शंस को होने में कई कई साल लग सकते हैं, कई दिन, कई महीने, कई साल, कई कुछ रिएक्शंस तो ऐसे होते हैं जो हज़ारों हज़ारों साल में भी कंप्लीशन की तरफ जाएंगे, कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो अब हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इन रिएक्शंस को बहुत फास्ट कर देते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स विच ग्रेटली इन्हांस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, कैसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इन केमिकल रिएक्शंस के रेट को बहुत बहुत फास्ट कर देते हैं। ठीक है, जो रिएक्शंस कई कई सालों में होने वाले होते हैं उनको वो कुछ 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 ही सेकंड्स में कर देते हैं। सो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दोज मॉलिक्यूल्स, एंड विद दैट, thank you, keep smiling, goodbye.